हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है टैकोमेट्रिक सर्वे। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं टैकोमेट्रिक सर्वे होता क्या है। ठीक है, तो टैकोमेट्रिक सर्वे एक एंगुलर सर्वेइंग की वह शाखा है। टैकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है? यह एंगुलर सर्वेइंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी एरिया में स्थित ऑब्जेक्ट की इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। क्या होता है? देखो, टैकोमेट्रिक क्या होता है, जैसे हम लोग जब सर्वेइंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है तथा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बीच की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या एंगल, समझ रहे हैं, उसके बीच की डिस्टेंस हम ज्ञात करते हैं टैकोमेट्रिक सर्वे में। ठीक है ना। जिस उपकरण से दूरियां ज्ञात की जाती हैं उसे टैकोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है ना। जिस उपकरण से हम लोग दूरियां ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैकोमेट्रिक कहते हैं या टैकोमीटर कहते हैं। तथा दूरी ज्ञात करने की प्रक्रिया को टैकोमेट्रिक सर्वेइंग कहते हैं। ठीक है। टैकोमीटर होता क्या है? यह एंगुलर सर्वेइंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी एरिया में स्थित ऑब्जेक्ट की इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डिस्टेंस ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा ली जाती है, उसे हम लोग टैकोमेट्रिक सर्वे कहते हैं। ठीक है ना। और जिस उपकरण से दूरी ज्ञात की जाती है उसे टैकोमीटर कहते हैं, सॉरी। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको और क्या क्या कह सकते हैं। देखिए, इसे हम लोग टेलीमेट्री या ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग टेलीमेट्री तथा ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तथा इस विधि का उपयोग वहां के लिए किया जाता है जहां पर स्टाफमैन टारगेट तक पहुंचना संभव हो। मतलब जहां पे स्टाफमैन तथा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिख रहा हो तथा वहां से आप, मतलब वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा हो तथा आप आसानी से वहां तक पहुंच जाए, वहां पर इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका उपयोग मुख्य रूप से कंटूर मैप बनाने में, रोड बनाने में, रेलवे बनाने में, जो रेलवे लाइन बनाते हैं, इन सब चीजों में किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है इसका उपयोग? कंटूर मैप बनाने में, रोड बनाने में, रेलवे बनाने में, या जलाशयों में उबड़ खाबड़ एरिया को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? इसमें एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है देख लेते हैं कि जिस थियोडोलाइट में एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप लगे होते हैं उसे स्टेडिया थियोडोलाइट कहते हैं। जिस थियोडोलाइट में एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप लगे होते हैं उसे थियोडोलाइट कहते हैं या स्टेडिया थियोडोलाइट कहते हैं। और जिसमें एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिकल टेलीस्कोप लगे होते हैं उसे टैकोमीटर कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो एनालिटिक है ना, वो एक प्रकार का लेंस लगा होता है उसमें। ठीक है। एनालिटिक टेलीस्कोप को हम प्रो टेलीस्कोप या पोरो टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को टैकोमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। ठीक है ना। देखिए, यह एक सरल विधि होती है। देखो, टैकोमीटर है तो टैकोमीटर से हम क्या क्या ज्ञात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डिस्टेंस को ज्ञात कर रहे हैं। अब ये एक क्या है? सरल विधि इसलिए है क्योंकि हमको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट जो फिक्स है उसकी दूरी हम लोग इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए ना तो हमको चैन की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो टेप की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही रेंजिंग रॉड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो यह विधि सरल होती है क्योंकि इसमें चैन, टेप, रेंजिंग रॉड इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना। प्रेक्षण कार्य कम समय में कंप्लीट हो जाता है। जो प्रेक्षण का कार्य होता है, जो हम लोग मतलब कोई भी सर्वे करते हैं, उससे रीडिंग याद करते हैं, ये सारा काम जो होता है वो कम कंप्लीट हो जाता है कम समय में। जैसे हम लोगों को जैसे थियोडोलाइट में हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को वहां पर टेप या चैन के द्वारा मेजर करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो सारे काम टैकोमेट्रिक सर्वे में नहीं करने होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह सर्वेक्षण अन्य की तुलना में इकोनॉमिकल होता है। ठीक है ना। और इसके द्वारा रोड, रेल, कंटूर मैप इत्यादि कार्य किया जाता है। एडवांटेज देख लीजिए क्योंकि एडवांटेज ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो यह क्या होता है? यह विधि सरल होती है क्योंकि इसमें चैन, टेप, रेंजिंग रॉड इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा यह है कि प्रेक्षण कार्य कम समय में कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा यह है कि यह सर्वेक्षण अन्य की तुलना में इकोनॉमिकल होता है। इसके द्वारा रोड, रेल, कंटूर मैप इत्यादि कार्य भी किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टैकोमेट्रिक सर्वे में या टैकोमीटर सर्वे में प्रयोग होते हैं। तो देखिए, मेन दो मेथड होते हैं,
टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और लेवलिंग स्टाफ में क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ होता है, स्टडी रॉड होता है, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं टैकोमीटर होता क्या है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि टैकोमीटर क्या होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन तथा ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, वो जिसके द्वारा मेजर की जाती है उसको टैकोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम डेफिनेशन के तौर पे समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी भी वर्नियर थेडोलाइट में या एक साधारण ट्रांजिट थेडोलाइट में जिसके टेलीस्कोप में स्टेडिया डायाफ्राम लगा होता है, जिसके द्वारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, उसे टैकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी भी वर्नियर थेडोलाइट में या एक साधारण ट्रांजिट थेडोलाइट में जिसके टेलीस्कोप में स्टेडिया डायाफ्राम लगा होता है, जिसके द्वारा हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, उसे हम टैकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टैकोमीटर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग ये समझ लेते हैं कि नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने टैकोमीटर समझा कि हम दो पॉइंट के बीच पे डिस्टेंस मेजर करते हैं आमतौर पे, ठीक है ना। अब इसको अगर हम दूसरी नजरिए से देखेंगे तो जैसे इसमें लिखा है स्टेडिया डायाफ्राम, तो डायाफ्राम आप लोगों ने देखा होगा कि थेडोलाइट के आगे, जब थेडोलाइट से हम लोग उसके आई पीस से देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसके सेंटर पे हमको एक प्लस का साइन दिखाई देता है, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोग को एक फिगर के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे देखिएगा, ये जो एक सर्कल होता है, आई पीस के आगे एक ऑब्जेक्टिव ग्लास लेंस लगा होता है, उस पर इस तरह का प्लस का निशान बना होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्रॉस एयर से कटा होता है, एक नीचे क्रॉस एयर कटा होता है, ठीक है ना। ये अपर क्रॉस एयर होता है, ये लोअर क्रॉस एयर होता है। समझ में आ गया, ये क्या होता है, ये अपर, ये अपर और ये लोअर। इसी को ये तो इसको आप लोग क्रॉस एयर बोल दीजिए। ये जो पॉइंट है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो बिंदु है ये क्रॉस एयर होता है, जहां पर दो पॉइंट मिलते हैं आकर, और उसके ऊपर ये हो गया अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडिया डायाफ्राम। समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं आगे। जैसे देख लीजिए इसमें डायग्राम बना भी है। जैसे देखिए ये डायग्राम है और इस पे प्लस का निशान है। इस प्लस का जो सेंटर पॉइंट है इसको क्रॉस एयर कहते हैं, और इसके निचले पॉइंट को लोअर स्टेडिया और ऊपर वाले पॉइंट को अपर स्टेडिया कहते हैं, और इस पूरे को स्टेडिया डायाफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेडिया क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने बताया ना, आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं, नहीं देखिए डेफिनेशन समझिए। स्टेडिया डायाफ्राम में, इस स्टेडिया डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल, इस तरह नहीं बोलिए, इस स्टेडिया डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर के ऊपर तथा नीचे समान दूरी पर एक एक अतिरिक्त तार लगे होते हैं, जिसे स्टेडिया कहते हैं, ठीक है ना। स्टेडिया डायाफ्राम में क्रॉस एयर या हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर के ऊपर व नीचे समान दूरी पर एक तार लगे होते हैं, ठीक है ना, जिसे स्टेडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग स्टेडिया डायाफ्राम से 100 मीटर तक की दूरी वर्नियर थेडोलाइट का प्रयोग करके ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है ना। वर्नियर थेडोलाइट का प्रयोग करके 100 मीटर तक की दूरी को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन अगर इससे अधिक दूरी ज्ञात करना है तो हमको टैकोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का। फिर से आप लोग स्टेडिया पर समझ लीजिए। तो देखिए स्टेडिया कुछ नहीं, सिंपल तरीके से समझेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर है उसके ऊपर तथा नीचे तार लगे होते हैं एक एक, जो एक समान दूरी पर होते हैं, जिनको हम स्टेडिया कहते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः 100 मीटर दूरी तक स्टेडिया डायाफ्राम सामान्यतः 100 मीटर दूरी तक स्टेडिया डायाफ्राम वाला सामान्य वर्नियर थेडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तथा इससे अधिक दूरी के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग हम 100 मीटर से अधिक दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर 100 मीटर से कम की दूरी है तो हम उसको वर्नियर थेडोलाइट के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि स्टेडिया के आधार पर कितने प्रकार के टेलीस्कोप प्रयोग किए जाते हैं। देखिए स्टेडिया के आधार पर निम्न 3 प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं। पहला होता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप। देखिए एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप को हम वर्नियर थेडोलाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि एनालिटिकल टेलीस्कोप होता क्या है, या एनालिटिक से मतलब आप क्या समझ सकते हैं। अगर कहीं पर भी एनालिटिक दिया है तो आप ये समझ जाइए कि उसमें, उस थेडोलाइट में या उस टेलीस्कोप में एक अतिरिक्त लेंस लगा हुआ है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
एनालिटिक लेंस लगाने से टेलीस्कोप का जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो शून्य हो जाता है, इसलिए इसको जीरो लेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए एडिटिव लेंस को हम जीरो लेंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैकोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। डायाफ्राम पर लगे हुए स्टेडिया हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्टेडिया डायाफ्राम पर जो भी क्रॉस हेयर या जो भी स्टेडिया बनेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, चाहे वो अपर वाला हो चाहे लोअर वाला हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि टेलीस्कोप का जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान होता है वो 100 होना चाहिए। देखिए टेलीस्कोप में दो मान होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और एक होता है एडिटिव कांस्टेंट जिसको हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 होना चाहिए तथा एडिटिव कांस्टेंट का मान 0 के समान या 0 के बराबर या 0 होना चाहिए। समझ में आ गया? 3 पॉइंट समझ में आ गया ना। पहला कि डायाफ्राम पर जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर के ऊपर अपर स्टेडिया तथा लोअर स्टेडिया बने हुए हैं वो एक समान दूरी पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि टेलीस्कोप का मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि टेलीस्कोप में एडिटिव कांस्टेंट जो बहुत कम होता है उसका मान अप्रॉक्स 0 या 0 होना चाहिए। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि टेलीस्कोप में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए जिससे हम लोग अधिक दूरी तक का क्या ज्ञात कर लें, डिस्टेंस, ठीक है ना, अधिक दूरी तक की दूरी को ज्ञात कर लें। एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है कि टेलीस्कोप का जो स्पेसिफिकेशन डायमीटर है, जो टेलीस्कोप का डायमीटर है वो 20 से 30 गुना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट लेंस 35 mm से 40 mm व्यास का होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट लेंस जो होता है वो अगर जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा क्लियरिटी होगी हमको दूरी ज्ञात करने में या ऑब्जेक्ट को मेजर करने में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट लेंस 35 mm से 40 mm व्यास का होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आई पीस का आवर्धन क्षमता उत्तम होनी चाहिए। मतलब जो आई पीस है उसकी आवर्धन क्षमता आप लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी है ना, उसकी कैपेसिटी जो देखने की क्षमता है उसकी वो अधिक होनी चाहिए, क्योंकि हमको आई पीस से देखेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर हमको क्लियर देखना तो आई पीस क्लियर होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आई पीस की जो क्षमता होगी देखने की वो उत्तम होनी चाहिए। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक बार मैं आप लोग को रफली ऐसे जल्दी समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है कि डायफ्राम पर जो भी क्रॉस हेयर लगे होते हैं ऊपर तथा नीचे वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। सेकंड, उसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 होना चाहिए। तीसरा, एडिटिव कांस्टेंट का मान 0 या उसके बराबर होना चाहिए। तीसरा, टेलीस्कोप में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। चौथा, टेलीस्कोप का जो स्पेसिफिकेशन डायमीटर होता है वो 20 से 30 गुना होना चाहिए, ठीक है ना। चौथा है ऑब्जेक्ट लेंस जो लगा होता है वो 35 mm से 40 mm व्यास का होना चाहिए। और लास्ट है कि आई पीस का जो आवर्धन क्षमता होती है, जो देखने की क्षमता होती है वो उत्तम होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कि लेवलिंग स्टाफ या स्टेडिया रॉड क्या होता है, ठीक है ना। लेवलिंग स्टाफ या स्टेडिया रॉड, देखिए लेवलिंग स्टाफ मुख्य रूप से 100 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है। लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ मुख्य रूप से 100 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेवलिंग स्टाफ फोल्डिंग के कंडीशन में होता है। स्टेडिया रॉड सामान्यतः 100 मीटर से अधिक डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि टैकोमीटर से हम 100 मीटर से अधिक दूरी को ज्ञात करते हैं, और जबकि वर्नियर थर्डोलाइट से 100 मीटर से कम दूरी को, ठीक है ना। वही चीज इसमें है कि लेवलिंग स्टाफ हम लोग कम दूरी होती है वहां के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन स्टेडिया रॉड के लिए हम स्टेडिया रॉड कहाँ प्रयोग करते हैं, जहां पर हम टैकोमीटर प्रयोग करेंगे। तो वही चीज है लेवलिंग स्टाफ एंड स्टेडिया रॉड। तो लेवलिंग स्टाफ मुख्य रूप से 100 मीटर तक डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि वर्नियर थर्डोलाइट अगर 100 मीटर डिस्टेंस के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसी के साथ हम लेवलिंग थर्डोलाइट का प्रयोग करेंगे, लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग करेंगे। तो लेवलिंग स्टाफ का मुख्य प्रयोग क्या 100 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए उपयोग होता है, जबकि लेवलिंग स्टाफ फोल्डिंग के कंडीशन में होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, स्टेडिया रॉड सामान्यतः 100 मीटर से अधिक डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। स्टेडिया रॉड का प्रयोग किसके साथ करेंगे, टैकोमीटर के साथ, ठीक है ना। लेवलिंग स्टाफ एंड स्टेडिया रॉड दोनों की लंबाई 3 से 5 मीटर होती है।
लेवलिंग स्टाफ एंड स्टेडियर रॉड दोनों की लंबाई 3 से 5 मीटर होती है। स्टेडियर रॉड पर ग्रेजुएशन डार्क, लेकिन लेवलिंग स्टाफ पर ग्रेजुएशन लाइटर बना होता है। क्या होता है? स्टेडियर रॉड पर ग्रेजुएशन डार्क होता है, लेकिन लेवलिंग स्टाफ पर जो ग्रेजुएशन बना होता है वो लाइटर बना होता है। स्टाफ की लीस्ट काउंट 5 mm, जबकि स्टेडियर रॉड का लीस्ट काउंट 1 mm होता है। समझ में आ गया? पहले मैंने बोला कि स्टेडियर रॉड पर ग्रेजुएशन डार्क, लेकिन लेवलिंग स्टाफ पर ग्रेजुएशन लाइटर बना होता है। स्टाफ की लीस्ट काउंट 5 mm, जबकि स्टेडियर रॉड की लीस्ट काउंट 1 mm होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मेथड ऑफ टैकोमीटर। ठीक है ना। मेथड ऑफ टैकोमीटर क्या होता है? स्टेडिया सिस्टम। देखिए, मेथड ऑफ टैकोमीटर दो होते हैं, एक स्टेडिया सिस्टम होता है और एक टेंजेंशियल सिस्टम होता है। स्टेडिया सिस्टम और टेंजेंशियल सिस्टम। स्टेडिया सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड हेयर मेथड, और दूसरा होता है मूवेबल हेयर मेथड, या इसी को हम सब्सटेंस बार मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। पहला फिक्स्ड हेयर मेथड, दूसरा मूवेबल हेयर मेथड। अब हम लोग जान लेते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड क्या होता है। देखिए, फिक्स्ड हेयर मेथड में, इस मेथड में पॉइंट बी हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट ए पर क्या करते हैं? पॉइंट ए पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तथा पॉइंट बी पर स्टाफ को रखते हैं। ठीक। तथा जो स्टेडिया मैंने बताया कि 2 स्टेडिया होते हैं, एक अपर स्टेडिया होता है, एक लोअर स्टेडिया होता है। तो अपर और लोअर स्टेडिया से उस ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करा लेते हैं। ठीक है ना। फिर उन दोनों स्टेडिया की रीडिंग ज्ञात कर लेते हैं तथा उनके अंतर को, जो उनका डिफरेंस हमको प्राप्त होता है, उसे हम स्टाफ इंटरसेप्ट या स्टाफ इंटरवल कहते हैं। ठीक है ना। इस विधि में स्टेडिया तारों का अंतर फिक्स होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो देखिए, इसको समझ लीजिए इस तरह कि इस विधि में पॉइंट बी पर स्टाफ रखकर, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ए पर रखकर अपर या लोअर स्टेडिया तारों से स्टाफ पर रीडिंग पढ़ लेते हैं। जो स्टाफ होती है उस पर रीडिंग पढ़ लेते हैं और इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं, जिसे स्टाफ इंटरसेक्ट कहा जाता है, या इसे स्टाफ इंटरवल भी कहते हैं। इस विधि में स्टेडिया तारों का अंतर फिक्स होता है। क्या होता है कि इस विधि में स्टेडिया तारों का अंतर जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है ना। आप लोगों को डायग्राम से समझा देते हैं। डायग्राम देखिए कि जैसे मान लीजिए ये है आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, टैकोमीटर रखा हुआ है, इसका टेलीस्कोप है। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको एक लेंस लगा होता है जिसपे एक क्रॉस हेयर बना होता है। उस क्रॉस हेयर के ऊपर एक ये अपर स्टेडिया होता है, एक लोअर स्टेडिया होता है। समझ में आ गया? तो इस अपर स्टेडिया से हमने जो स्टाफ रखा है इसको बाइसेक्ट कराया और लोअर स्टेडिया से बाइसेक्ट कराया, और जो इन दोनों का डिफरेंस हमको प्राप्त होगा, S1 और S3 का जो डिफरेंस प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टाफ इंटरसेक्ट या स्टाफ इंटरवल कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूवेबल हेयर मेथड में। देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मूवेबल हेयर मेथड क्या है। मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है? इस विधि में स्टेडिया फिक्स नहीं होते हैं। सबसे पहले बात, मूवेबल से समझ लीजिए कि जो इनके स्टेडिया होंगे वो मूवेबल के कंडीशन में होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज फिक्स है कि इसका स्टाफ इंटरवल सेम होता है। जो स्टाफ का इंटरवल है वो तो सेम होगा, पर स्टेडिया इंटरवल डिफरेंट होता है। स्टाफ इंटरवल सेम होता है पर स्टेडिया इंटरवल डिफरेंट होता है। ठीक है ना। इस विधि का यूज किसी भी सर्वे कार्य के लिए बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एरर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है ना। मूवेबल हेयर मेथड फिर समझ लीजिए, इस विधि में स्टेडिया फिक्स नहीं होते हैं। दूसरा है मूवमेंट के कंडीशन में बने रहते हैं। यह विधि अपेक्षाकृत लेस एक्यूरेट होता है। क्या होता है? लेस एक्यूरेट होता है। इस विधि का यूज किसी भी सर्वे कार्य के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। इस विधि का यूज किसी भी सर्वे कार्य के लिए बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, और इस विधि में स्टाफ इंटरवल जो होता है वो तो सेम होता है, परंतु स्टाफ वो जो स्टेडिया इंटरवल होता है वो डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टेंजेंशियल मेथड में। टेंजेंशियल मेथड क्या कहता है? टेंजेंशियल मेथड में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ना स्टेडिया का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो टेंजेंशियल मेथड, इस मेथड में स्टेडिया का यूज नहीं होता है। इस विधि में स्टाफ रीडिंग क्रॉस हेयर की सहायता से पढ़ा जाता है। इस विधि में बिना स्टेडिया वाले ट्रांजिट थेडोलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है ना।
और इस विधि में भी स्टाफ पर दो टारगेट लगाकर क्रॉस हेयर पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाइसेक्ट करते हैं तथा इनके मध्य वर्टिकल एंगल पढ़ लिया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तथा मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आप लोग उधर पे अपलोड कर दूंगा। देखिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा टेंजेंशियल मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिंसिपल स्टडी ऑफ टैकोमीटर में। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल स्टडी ऑफ टैकोमीटर क्या कहता है, आप लोग पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम में क्या है, देखिए इसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसमें क्रॉस हेयर से दो पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं स्टाफ पर। ठीक है ना। एक ये जो सेंटर लाइन है, लाइन ऑफ साइट है। ये जो स्टाफ है तथा इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी होती है। ठीक है ना। और ये टोटल डी है। फिर इस पे एक एनालिटिक लेंस लगा है, उसकी और स्टाफ की डिस्टेंस F1 है तथा इस एनालिटिक लेंस से आई पीस तक की डिस्टेंस को हमने F2 मान लिया है। ठीक है ना। ये F2 मान लिया है इसको। फिर एनालिटिक लेंस तथा इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी हो गई है। समझ में आ रहा है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट की हाइट है, स्मॉल आई। अब आप लोग देख लीजिए, आई यहाँ पर स्टेडिया इंटरवल को डिनोट कर रहा है, एस यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट और स्टाफ इंटरवल को डिनोट कर रहा है, डी डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ एनालिटिक लेंस है। ठीक है ना। और जो कैपिटल डी है वो डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट है। मतलब ये जो लाइन ऑफ साइट है इसकी डिस्टेंस को कौन बता रहा है, डी बता रहा है। कैपिटल डी बराबर लाइन ऑफ साइट होता है। इसका कुछ नहीं है, एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो आप लोगों को समझा देते हैं। प्रिंसिपल स्टडी ऑफ टैकोमीटर में आप लोगों को उसी को ड्रॉ करना है। ठीक है ना। देख लेते हैं। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल को प्रयोग करके, सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग करके, देखिए इस डेरिवेशन को बताने से पहले मैं एक जरूरी सूचना दे दूं कि अगर आप लोग को इस लेक्चर का वीडियो या इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगुलर रूल। देखिए आप लोग को मैं यहाँ पर अभी आप लोग को वो फिगर प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रायंगल रूल में अगर देखेंगे तो आप लोग देखिए कि ऊपर की तरफ दो ट्रायंगल आपस में मिलेंगे दो पॉइंट पे। ठीक है ना। तो F1 जो डिस्टेंस किसकी है, मतलब जो एनालिटिक लेंस लगा है उससे और स्टाफ इंटरवल के बीच की डिस्टेंस F1 है, और उधर F1 एनालिटिक लेंस तथा आई पीस के बाद की डिस्टेंस F2 है। तो इनके बीच पे एक सिमिलर ट्रायंगुलर रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो F1 अपॉन S बराबर F2 अपॉन I हो जाएगा। यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो F1 अपॉन F2 बराबर S अपॉन I हो गया। समझा गया। ये तो आप लोग कर ही लेंगे कि F1 अगर इधर इसका क्रॉस सेक्शन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग लेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 अपॉन F बराबर होता है 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है ना। तो इसी चीज को आप लोग क्या करना है, इसी में हम लोग F अपॉन F इंटू F1 F1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा F1 बराबर F प्लस F1 अपॉन F2 इंटू F। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहां से आप लोग समझिएगा कि हमको इसकी वैल्यू पता है, F1 अपॉन F2 की वैल्यू हमको पता है S अपॉन I। तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर दीजिए। ठीक है ना। बाकी मत देखिए, अभी जितने समझा रहे हैं उसको समझिए। तो इसको जब आप लोग पुट कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, F1 बराबर F प्लस S अपॉन I इंटू F। इसी चीज को आप लोग लिख सकते हैं F प्लस F अपॉन I इंटू S। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों ने देखिए ऊपर फिगर पे देखिए, तो जो कैपिटल D है, अगर आपको टोटल कैपिटल D निकालना है तो F1 में जब आप तक स्मॉल d को ऐड करेंगे तब आपको D मिलेगा। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, F1 प्लस D। तो F1 प्लस D आपको मिल गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट हमको पता है थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू हमको पता ही है, इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फोर्थ में, इसमें पुट कर देंगे F1 की वैल्यू। इसमें जब पुट करेंगे तो कैपिटल D बराबर F प्लस F अपॉन I इंटू S प्लस D, और D बराबर Fi इंटू S। आप लोग समझते जाइए। इसको उठाकर यहाँ पर रखा और इसको आपस में जोड़ दिया। अब देखिए हमने आपको, अभी मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कैसे डिनोट करेंगे और एडिटिव कांस्टेंट C से डिनोट करेंगे।
सॉरी मैंने शायद उधर पर m बोला था, तो m नहीं, वहां पर k होगा, तो इसको k से डिनोट करेंगे। तो k बराबर f अपॉन आई इंटू 100 हो जाएगा। k बराबर पता है f अपॉन आई इंटू 100, और c बराबर होता है f प्लस डी। तो कैपिटल D बराबर हो गया k इंटू एस प्लस सी। k इंटू एस प्लस सी, देखिए हम f अपॉन आई को k लिख सकते हैं, s का ज्यों कहते हैं उतार देंगे, और f प्लस डी सी हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ? ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टाफ पोजीशन। ठीक है ना। स्टाफ पोजीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि स्टाफ को हम किस प्रकार रखेंगे। इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि स्टाफ केप्ट वर्क। देखिए दो कंडीशन होता है, या तो स्टाफ को हम वर्टिकल पे रखें या तो स्टाफ को नॉर्मल पे रखें। तो यहां से आप लोग समझ लीजिए वर्टिकल पर रखने का मतलब है कि जो लाइन ऑफ साइट है उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट के स्टाफ परपेंडिकुलर नहीं होगा वर्टिकल के कंडीशन में, वो सिर्फ ग्राउंड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल के कंडीशन में क्या होगा कि वो ग्राउंड सरफेस के परपेंडिकुलर ना होकर लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। आप लोग इसको पढ़ लेंगे। देखिए इसमें हमेशा स्टाफ को ग्राउंड सरफेस के परपेंडिकुलर कंडीशन में रखा जाता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ग्राउंड सरफेस इसके परपेंडिकुलर रखा है, ना कि लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है ना। लेकिन जब हम नॉर्मल के कंडीशन पे देखेंगे तो हम लोग ग्राउंड के जो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर रखते हैं, ना कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? और इस पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो L है, लाइन ऑफ साइट L बराबर है के एस कॉस थीटा प्लस सी। किसके कंडीशन में? जब हम वर्टिकल रखेंगे। लेकिन जब नॉर्मल के कंडीशन पे होगा तो के एस प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर के एस कॉस थीटा प्लस सी है और यहाँ पर के एस प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके न्यूमेरिकल आप लोग कमेंट करिए, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल इसी के साथ मैं इसमें फाइल अटैच कर दूंगा, तो आप लोग इसके न्यूमेरिकल पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी उनको बताइए, उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।